आप सभी का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज हम ग्रेड फर्स्ट ईयर में संक्षेपीकरण और विस्तारीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। अब तक हम संक्षेपीकरण का जितना भी उन्होंने विवरण दिया था उसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद उन्होंने बताया है विस्तारीकरण और उसका महत्व। किसी मूल लेख अथवा भाषण को उसकी व्याख्या सहित विस्तार से जो लिखने की क्रिया होती है उसे विस्तारीकरण अथवा विस्तारण कहा जाता है। जीवन में हमें कभी संक्षेपीकरण की आवश्यकता पड़ती है तो कभी विस्तारीकरण की। मनुष्य की एक प्रवृत्ति यह भी होती है कि संक्षेपीकरण कि वह अपनी बात को सार के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है और संक्षेप रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। विद्वान लोग ऐसा ही कहते हैं कि उनकी जो सार के रूप में कही बात को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए हमें विस्तार से उसे प्रकट करना पड़ता है। और साहित्य के कोश में अनेक मुहावरे, कहावतें और सूक्तियां भरी पड़ी हैं जिनका विस्तारीकरण हमें करने की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र रूप में कही गई बात को भी विस्तार से ही प्रकट करना होता है। साहित्य शिक्षण में तो विस्तारीकरण का सबसे अधिक महत्व होता है और सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता पड़ती है। गद्य हो अथवा पद, उसका पूरा अर्थ एवं उसके भाव को समझने के लिए हमें अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विस्तारीकरण की आवश्यकता होती है। विस्तारीकरण के मूल तत्व। विस्तारीकरण के मूल तत्व। विस्तारीकरण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विस्तार लेख में मूल लेख के सभी तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएं। जितने भी तथ्य उसमें बताए जाते हैं उनका अर्थ मूल रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह एक विस्तारीकरण का मूल होता है और यहाँ तभी यह सब संभव हो सकता है अगर उसकी भाषा सरल हो, उसकी शैली प्रभावपूर्ण हो और कुल मिलाकर विस्तार का जो लेख है वह भी स्पष्ट और बोधगम्य हो। तभी हम किसी भाषण, साहित्य या फिर नाटक या उसमें किसी भी प्रकार का लेख हो, इन सब का विस्तारीकरण तभी कर पाते हैं। इन्हें ही विस्तारीकरण के मूल तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। नंबर 1, विषय सामग्री की पूर्णता। विषय सामग्री की पूर्णता। फिर है नंबर 2, भाषा की सरलता। फिर उसके बाद है नंबर 3 पर शैली की प्रभावकता। फिर नंबर 4 पे है विस्तार लेख की बोधगम्यता। ठीक है।
विद्यालयों में विस्तारीकरण की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को उनके स्पष्ट रूप में सविस्तार अभिव्यक्त करने की कला में निपुण करना होता है। फिर परंतु अगर इस प्रयास में बच्चों के भाषाई व सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है और उनकी रुचि अक्षमता में वृद्धि होती है तो उनकी अभिवृत्तियों में भी विकास होता है। और हम विस्तारीकरण की इस शिक्षा के जो मूल तत्व उद्देश्य हैं उन्हें इनके गौण उद्देश्य कह सकते हैं और इन सब उद्देश्यों को कुछ क्रमबद्ध रूप से वर्णित किया गया है। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराना। नंबर 2 छात्रों को कई शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेषों का ज्ञान कराना। नंबर 3 है छात्रों को विविध प्रकार के सामान्य ज्ञान का ज्ञान कराना। यह सब बिंदु ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को संक्षेप में अभिव्यक्त भाव एवं उनके विचार उनका विश्लेषण कर उन्हें स्पष्ट रूप से समझने में भी निपुण करना चाहिए। फिर होता है इसके बाद में छात्रों को संक्षेप में अभिव्यक्त उनके जो विचार हैं उनको स्पष्ट करने और सविस्तार लिखने में निपुण करना होता है। फिर उसके बाद आता है नंबर 3 पे छात्रों को किसी विचार के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने तर्क को प्रस्तुत करने देने में निपुण करना। किसी भी प्रकार के अगर कोई विचार है और किसी के लिए प्रस्तुत करने हैं तो उनके अंदर उस भावना का विकास करना चाहिए जिससे वे तर्क वितर्क के दौरान अपने विचारों को भी सामने वाले के सामने प्रकट कर सकें। फिर नंबर 4 है छात्रों को व्यास शैली अर्थात बात की खाल निकालने वाले जो गुण होते हैं उनमें भी निपुण करना चाहिए। जैसे किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके समाधान ढूंढने के लिए बच्चों को जागरूक करें, उनमें इस भावना को विकसित करें कि वह स्वयं करके सीखने की जो प्रवृत्ति है उसे बढ़ाएं और स्वयं अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए तत्पर रहें और हर प्रकार के प्रयोग करके देखें जो उनके शिक्षण कार्य से जुड़े हों। फिर है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य छात्रों में जब उच्च विचार के सुनने एवं पढ़ने की रुचि का विकास होता है तब उन्हें उसके प्रति और जागरूक करें, उनकी रुचि को बढ़ाने के उन्हें विचार दें, कुछ ऐसे वक्तव्य कहें, कुछ इस प्रकार की रुचिमत ज्ञान की बातें सुनाएं जिससे उनके विचार उच्च हों, उनकी जो विचारों की अभिव्यक्ति है उसमें विकास हो और वह अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजों को ग्रहण करें। फिर छात्रों में 7 तत्वों की व्याख्या करने के प्रति उनकी रुचि का विकास करें, छात्रों में बाल की खाल निकालने की आदत का भी विकास करें और छात्रों में स्पष्ट अभिव्यक्ति की आदत का भी विकास करें। अपनी बात को साफ स्वच्छ शब्दों में कहने की जो अभिवृत्ति होती है वह भी एक मूल होती है बच्चों के जीवन का। अगर वह अपनी बात को साफ सुथरे तरीके से कह सके बिना
हमेशा सत्य बोलने की ओर वह अग्रसर रहे। इस बात का भी ध्यान रखे शिक्षक कि वह झूठ न बोलकर स्पष्ट रूप से अपनी बात को बिना झिझक कहने और प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रह सके। फिर है विस्तारीकरण की शिक्षा। विस्तारीकरण की शिक्षा। विस्तारीकरण की शिक्षा के लिए कुछ प्रचलित प्रणालियां बताई गई हैं। आजकल विद्यालयों में विस्तारीकरण की शिक्षा या तो दी जाती है या नहीं दी जाती। यदि दी जाती है तो सही ढंग से दी जा रही है या नहीं, इसका भी कुछ सही बात तो पता नहीं चल सकता है। और शिक्षक बच्चों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाते समय पाठ्य के जो गद्यांश हैं, कुछ पद हैं और उनका जो अर्थ है वह भी सही रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं और अपने शब्दों में लिखने के आदेश दे देते हैं बस। और बच्चे बाजार में उपलब्ध कुछ भी पाठ्य पुस्तक हो, उत्तर की कुंजियां हो, उन्हें ले आते हैं और उनसे उनके अंदर जो भी सामग्री मिलती है उनके उत्तरों को उनमें से छांटकर स्वयं ही लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ऐसे बच्चों की संख्या न के बराबर हो जाती है जो गद्यांश अथवा पद्यांश जो उनके पाठ्य पुस्तकों में है उनके अर्थ को समझे और समझकर पढ़े और लिखे। इस प्रकार की जो बालक है वह क्लास में कुछ ही रह जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें आदेश दे दिया गया कि ये घर से करके लेके आना है आपको, तो उन्हें बता दिया जाता है कि कुछ गद्यांश जो ये पद्यांश हैं इनकी उत्तर कुंजी मिल जाएगी, इसमें से उठा के लिख लेना और आपके पूरे हो जाएंगे उत्तर। तो जो इस प्रकार की शिक्षा नीति है उसमें शिक्षकों को विस्तारीकरण की शिक्षा पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से देनी चाहिए, परंतु होता ऐसा है कि बच्चों को बता दिया जाता है कि फला फला कुंजी में से लेके उत्तर लिख लेना, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो उत्तरदायित्व है शिक्षक का है कि वह जो भी पाठ्य पुस्तक उसने लगाई है पाठ्यक्रम में उसमें जो भी पदार्थ दिए हैं तो उन्हें पढ़कर समझाकर बच्चों को उसका भाव स्पष्ट करे, जिससे वह पढ़ने में रुचि भी लेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे और सामने समझकर स्वयं करके देखने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसमें भी विकास होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।